माता की मित्रों, सितंबर महीने के राशिफलों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी लगन राशि पे गुरु विराजमान है और इस समय में कुछ ज्ञान की अधिकता आपके अंदर रह सकती है। मतलब आप नए नए विषय में, जिस विषय को आप जानते नहीं हैं उसमें भी आप रुचि भी रख सकते हैं और आप सामने वाले को भी उसके लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कुछ शरीर में कुछ फुलावट भी आ सकती है। दिमाग छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेगा और कुछ बड़े विषय के बारे में सोचेगा। इस समय में कुछ वो सब्जेक्टों के बारे में भी आप सोच सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिसको कभी आपने छुआ ही नहीं या जिसके बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते। चाहे रहस्य से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, कुछ अलग नेचर इस समय में आप खुद भी देख रहे होंगे। रहेगा आपका जो साल पर, इस साल तो रहेगा क्योंकि गुरु चल ही रहा है आपकी राशि में। गुरु साल भर रहता है एक राशि में और चतुर्थ स्थान में राहु होने की वजह से माता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं आपको हो सकती है। धन संपत्ति जिसको फिक्स एसेट्स वगैरह हम लोग बोलते हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। या इस समय में आप कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित या जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी रखिएगा क्योंकि प्रेजेंट जो समय चल रहा है, हालांकि राहु योग कारक है आपका, लेकिन फिर भी जिस नक्षत्र पे अभी गोचर कर रहा है वो थोड़ा प्रॉब्लम देने वाला है। तो उसके विषय में लास्ट में बताऊंगा मैं। चंद्रमा फिलहाल 1 तारीख को तो मिथुन राशि पे आपके 5वें स्थान में है, जो कि अच्छा है। बाकी पूरी बात इसके विषय में भी लास्ट में ही बोलूँगा क्योंकि इनका चंद्रदेव का कुछ अलग मैटर रहता है। आपके 7वें स्थान में सूर्य और मंगल विराजमान है, जो आपस में मित्र भी है और सूर्य की राशि पे है। यहाँ पे भी सूर्य स्वक्षेत्री हो गया और मंगल भी यहाँ पे बली रहता है। गुरु की पूर्ण दृष्टि है, तो इससे संबंधित आपके जितने भी भाव से संबंधित जो काम है उसमें कुछ ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। तो पिछले महीने भी शायद मैंने बताई होगी, कुछ अननेसेसरी ऊर्जा जिसकी वजह से हो सकता है वाइफ के साथ ट्यूनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए। और इस समय में कोई पार्टनरशिप का कोई बिजनेस हो और हो तो उसमें भी ट्यूनिंग में कोई प्रॉब्लम इस समय में आपको देखने को मिली होगी। हालांकि सूर्य मंगल 6 तारीख को गोचर यहाँ से निकल जाएगा और अष्टम स्थान में चला जाएगा आपके, और सूर्य भी 17 तारीख को यहाँ से निकल के अष्टम स्थान में चला जाएगा। अब बुध और शुक्र जो आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं, बुध अपनी राशि पे है और शुक्र 6 तारीख को ये भी यहाँ से निकल के अपनी राशि तुला में चला जाएगा। अब शुक्र यहाँ से निकल के जब आपके तुला में 6 तारीख को चला जाएगा, उसके बाद से शुक्र का फल बहुत अच्छा आपको मिलेगा। धार्मिक यात्रा हो, पिता के व्यापार के में ट्यूनिंग अच्छी हो या पिता के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो, पिता की बात आप माने। अगर पिता के साथ कोई ट्यूनिंग में पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर होगी। अगर आप इस समय में कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो भी पिता की आज्ञा लेके ही करेंगे। कोई सर्विस वगैरह में अगर ज्वाइनिंग हुई है या सर्विस कर रहे हैं पहले से तो उसमें भी प्रोग्रेस की संभावना है। घर में मांगलिक कार्यों का भी आयोजन हो सकता है। सूर्य, मंगल और बुध तीनों अष्टम स्थान में गोचर होने की वजह से 17 तारीख बाद में पहले तो मंगल आएगा। मंगल और बुध का युति अष्टम स्थान में मोस्ट प्रोबेबली अच्छे फल देके जाएगा आपको। इस समय में आपके कोई काम ऐसे जो रुके पड़े थे वो हो सकते हैं और वो भी मतलब
बाकायदा आपकी वाक चातुर्य की वजह से, तर्क शक्ति प्रबल होने की वजह से सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित होगा और वो काम आपके इस समय में बनेंगे और लाभ की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। कोई भी बिजनेस या कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें भी आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती। धन संपत्ति के मामले में भी बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। सूर्य जैसे ही 17 तारीख को आएगा तब थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट इन द सेंस कि सूर्य और मंगल साथ में रहने की वजह से ऊर्जा का थोड़ा स्रोत जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, उसको कंट्रोल करना। हालांकि बुध साथ में है तो ज्ञान की प्रचुरता रहेगी इस समय में आपके अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधानी। कोई धारदार हथियार हो या फिर इस समय में कोई बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह ये सब आप चलाते हैं तो उसमें सावधानी की ज़रूरत है। वो सावधानी आपको जब तक आपका मंगल यहाँ पे रहता है तब तक आपको रखनी पड़ेगी। तो मंगल 6 तारीख को यहाँ पे आएगा और इस महीने में पूरे में रहेगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी मैं समझता हूँ रखनी ज़रूरी है जिनकी भी कुंभ राशि है। और उसके बाद में शनिदेव आपके मकर राशि में 12वें स्थान में गोचर है, जो आपके काम से संबंधित, आपके वर्क से संबंधित, आपकी हेल्थ से संबंधित कोई लंबी यात्रा दे सकता है आपको। घर से, जन्म स्थान से बहुत दूर की कुछ लंबी यात्रा आप कर सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली काम से संबंधित होगी और वहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यू भी आपको बन सकता है। विदेश भी जा सकते हैं इस समय में। तो ऐसा कुछ योग शनि की वजह से आपके साथ हो सकता है। अब मैंने बोला था चंद्रमा के विषय में मैं लास्ट में बताऊंगा, तो उसके विषय में मेरा इतना ही कहना है कि चंद्रमा 2.5 दिन में स्थान चेंज कर लेता है और उसका शुभ गोचर होता है 1, 3, 6, 7, 10, 11 में। 1, 3, 6, 7, 10 और 11 इन भावों में इनका शुभ गोचर रहता है। तो आप ये राशि नोट कर लीजिए, जैसे कुंभ है, मेष है, कर्क है, सिंह है और वृश्चिक है और धनु है। इन राशियों पे जैसे ही आपका चंद्रमा आए तो आपके लिए अच्छा फल देके जाएगा। उसके अलावा आपका नक्षत्र देख लीजिए, नक्षत्र क्या है, उसके हिसाब से कौन कौन से नक्षत्र आपके अच्छे हैं उनको नोट कर लीजिए। नक्षत्रों के विषय में कौन से नक्षत्र के लिए कौन सा नक्षत्र अच्छा होता है, नक्षत्रों के विषय में बहुत पाठ, कम से कम 100 से ऊपर पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं और नक्षत्रों पे ही मेरा विशेष जोर रहता है, क्योंकि प्रिडिक्शन के फलों में नक्षत्रों का बहुत ज़बरदस्त योगदान है जो हम लोग देखते ही नहीं। जब गोचर का फल निर्धारण करना हो तो नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिलहाल प्रेजेंट वर्तमान में जो हम लोग सब पीड़ित हो रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे धन की दृष्टि से हो, तो रोज़मर्रा के कामों के लिए जो डेली उपार्जन के लिए जो धन आता है आदमी के पास, जिनका डेली का इनकम है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में हो, वो चंद्रमा की वजह से आता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब आपका मन दूषित होता है तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक दूषित हो जाता है, शरीर लेजी हो जाता है और अजीब सी फीलिंग आपके शरीर के अंदर आते रहती है। और वर्तमान समय में शनि और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इनका चेंजेज आएगा अक्टूबर में जाके, उसके बाद से कुछ चेंजेज होगा लाइफ में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है आप शिव मंदिर जाइए, महादेव के ऊपर जो आप चढ़ाते हैं, जैसी आप पूजा करते हैं करिए। मेरा उसके लिए कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन शुद्ध देसी घी का शिवलिंग पे लेपन जरूर कीजिए। अगर आप बाकी कुछ नहीं करते हैं, केवल शुद्ध देसी घी चढ़ाते हैं, तो भी मैं मना नहीं करूँगा, तब भी आपके लिए अच्छा है। क्योंकि सबसे बेस्ट उपाय है शुद्ध देसी घी का लेपन करो। अपने पास अर्थ की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसी से अभिषेक करवाओ भोले बाबा का, तो उससे आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा होता है।
वो बहुत सुधरता है। चाहे आप कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हो, चाहे अभी जो पीरियड चल रहा है उसके लिए हो, ये काम कोई राशि विशेष से संबंधित नहीं है। मैं जो प्रेजेंट का समय चल रहा है वो सबके ऊपर लागू है। मोस्ट प्रोबली इंसानों का चंद्रमा अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो आप कोई भी काम करने के लायक नहीं रहते। तो मन का परसेंटेज अच्छा में कम और बेसी हो सकता है। किसी का मन बहुत बलवान होता है, किसी का कम होता है, लेकिन होता सबको है। ऐसा बात तो नहीं है कि सब बिना मन के घूमते। चंद्रमा तो सबका, अब ये हो सकता है परसेंटेज में किसी का कम बलवान है, किसी का बेसी बलवान है। वो जब दूषित होता है, मन का वातावरण जब प्रदूषित होता है, या जल प्रदूषित होता है, या डेली का जो इनकम का सोर्स है वो जब प्रदूषित होता है, तो सब चीज़ से पीड़ा मिलनी चालू हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिलहाल। उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप भोले बाबा पे घी का लेपन या घी जरूर चढ़ाइए। शुद्ध देसी घी, अगर हो सके, अपनी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है तो उससे अभिषेक करें। बाकी जल धारा, दुग्ध धारा जो आपको चढ़ानी है चढ़ाइए, मैं उसके लिए मना नहीं करता, वो तो जरूरी है, चढ़ाते रहिए। लेकिन उसके साथ अगर घी भी चढ़ा रहे हैं और मन में आस्था और विश्वास उसके ऊपर पूरा है, तो इस पीड़ा से मुक्ति हम लोगों को ही नहीं, सबको मिलेगी। मेरा इस विषय में, प्रेजेंट का जो समय चल रहा है उसके विषय में यही उपाय है सबके लिए। आपके घर में किसकी राशि क्या है उसका कोई मीनिंग नहीं है फिलहाल। सबसे बड़ा मीनिंग फिलहाल यही है कि मन अच्छा होना चाहिए, आर्थिक स्थिति, इनकम के सोर्स बंद नहीं होने चाहिए, और जो पीड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से चल रही है वो कम होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है। अब आपको नक्षत्रों के विषय में आप मेरे चैनल में वो वीडियो सुन के उसके हिसाब से आप नोटिंग करके एक छोटा सा रख लीजिए। चंद्रमा के विषय में मैंने बता दिया। हालांकि सब ग्रहों के विषय में कहाँ कहाँ पे शुभ गोचर होता है वो सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए। अगर आप कुछ डीपली स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, इसके विषय में बेसिक नॉलेज रखना चाहते हैं, जो कि मेरा चैनल चलाने का कारण भी यही है कि हम लोगों को बेसिक नॉलेज नक्षत्रों के विषय में, ग्रहों के विषय में, तिथियों के विषय में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, जिस हिसाब से हम लोग भ्रमित होते हैं, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, अगर बेसिक नॉलेज हम लोगों को हो तो हम लोग भ्रमित नहीं होंगे। और मेरा चैनल से मैं खुद यही सोच के मैंने चला है कि कम से कम ज्योतिष के विषय में जो भ्रम बनाया जा रहा है उससे निकले, कि आपको ये योग है, ये दुर्योग है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उस भ्रम से जब हम लोग निकलेंगे तब सही का पता चलेगा। इवन शुरू में तो मैंने ऐसे ही पाठ पोस्ट किए थे कि अगर किसी के पास कुंडली भी नहीं है, किसी को जन्म तिथि का भी पता नहीं है, तो वो कैसे पहचाने कि उसका कौन सा ग्रह खराब फल दे रहा है और उसके क्या उपाय है। बहुत ही छोटे और घर के सामानों से हम लोग ग्रह की पीड़ा को शांत कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय है अपनी दिनचर्या में सुधार करना। अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि कौन से समय में क्या काम करना है, कौन से नक्षत्र में क्या काम करना है, कौन से ग्रह कहाँ पे जाने से हम लोगों के लिए शुभ और कहाँ पे अशुभ है, और फिर अपनी दिनचर्या में उसको लगा के उसी हिसाब से अगर हम लोग करना चालू कर दें, तो गोचर की ग्रह पीड़ा से तो फिर बहुत कुछ निजात हम लोगों को मिल जाती है। तो आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और कम से कम ज्योतिष के विषय में एक बेसिक नॉलेज सबको नहीं तो परिवार में एक इंसान को होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या, आप ज्योतिष मत बनो, मैं ये नहीं बोलता कि आप ज्योतिषी बनो। अगर किसी का बनने का इच्छा है और इस विषय में वो गहन अध्ययन करना चाहता है तो ज़रूर बनो। लेकिन अगर नहीं भी करना चाहता है तो इस विषय में अगर थोड़ा भी अपने दिमाग को आप बिजी करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, तो ये सब्जेक्ट क्या है, इस टाइप का सब्जेक्ट है कि आपके दिमाग को ग्रो करता है, कुछ अलग सोचने की पावर देता है। तो फिर वो पावर, वो दिमाग की ग्रोविंग आपको दूसरे क्षेत्र में बहुत काम आएगी।
ऐसा कुछ ज्योतिष सब्जेक्ट है। ज्योतिष सब्जेक्ट इतना कोई आसान नहीं है कि एक ग्रह से हम लोग सब कुछ देख के बता दें या केवल कुंडली देख के सब कुछ बता दें, पॉसिबल नहीं है। अगर एक कुंडली का डीपली अध्ययन करने जाए, आप अगर बुक्स पढ़ते हैं, आप अगर इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप भी जानते होंगे कि कितनी तरह की तो वरक कुंडलियाँ हैं, फिर दशा महादशा है, फिर अष्टोत्तरी दशा है, विषमोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है, कालचक्र दशा है, चर दशा है। सबका अध्ययन करो, फिर वर्गों का अध्ययन करो, फिर ग्रहों के अंशों का अध्ययन करो, नक्षत्रों का अध्ययन करो, कौन से नक्षत्र पे कौन से ग्रह आपके प्लेस है और गोचर में क्या चल रहा है, आने वाले समय में गोचर में क्या आएगा और किस समय आपको क्या मिलेगा। इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस विषय में जब हम लोग डीप अध्ययन करते हैं तो दिमाग का ग्रोविंग इतना ज़बरदस्त होता है कि आपकी थिंकिंग पावर, आपका सोचने का नज़रिया, दूसरे को देखने का नज़रिया, कामों को समझने का नज़रिया बहुत अलग हो जाता है। आप जस्ट भीड़ के साथ नहीं चलते, फिर अपना एक अलग रास्ता आप चूज करते हैं। ये ज्योतिष की पावर है। जब इस विषय में आदमी इंटरेस्ट रखता है तो उसका अपना एक अलग रास्ता बन जाता है। वो किसी के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलता है, वो खुद बनाता है अपना रास्ता, जिसमें किताबों का नॉलेज, गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान तो होता ही है, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में तब आता है जब वो खुद एक्सरसाइज बाकी कुंडलियों पे अभ्यास में करता है और देखता है प्रैक्टिकल में, तब वो ज्ञान प्रगाढ़ होता है उसका। केवल पढ़ के या केवल सुन के अगर हम लोग प्रिडिक्ट कर दे तो 101% श्योर है कि वो गलत ही जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे योग है जो श्लोकों के द्वारा एक दूसरे को काटते हैं कि किसी ज्ञानी ने एक श्लोक का अर्थ कुछ अलग लिखा है और किसी ने अलग लिखा है, और जब आप उसका अध्ययन करके अर्थ निकालते हैं तो कुछ और ही निकल जाता है। और उसके बाद में जब उसी श्लोक को, उसी अर्थ को किसी कुंडली पे अप्लाई करते हैं तो वो नहीं मिलता है। लेकिन जब डीप अंदर घुसेंगे, पूरी तरह श्लोक को, अर्थ को समझेंगे, तब समझ में आएगा कि नहीं, निकलता है। तो बहुत कुछ है ज्योतिष के विषय में, इतना आसान भी नहीं है सब कुछ, सब चीज़ बताना। और केवल राशि फल में 12 ही राशियाँ हैं, पूरा भविष्य बताना पॉसिबल नहीं है। आपकी दशा क्या चल रही है, आपके अष्टक वर्ग के हिसाब से गोचर कैसा चल रहा है, आपका शुभ गोचर है कि नहीं है बाकी ग्रहों का, तो बहुत कुछ होता है। लेकिन हाँ, राशिफल का अपना एक योगदान इतना ही होता है कि प्रेजेंट पीरियड में आपको कुछ ऐसा महसूस हो जाता है कि मेरे को इन कामों से थोड़ा बच के रहना है। जैसे मैंने बताया कि आप धारदार हथियार या कुछ दोपहिया वाहनों से दूरी रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एनी टाइम घर से बाहर निकले तो अलर्ट रहे, आप झगड़े फसाद से भी दूर रहे, आप इन वाहनों से भी दूर रहे। इसका मतलब इतना ही होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो होगा, किसी किसी को हो सकता है जिनका प्लेसमेंट में भी मंगल का योगदान ऐसा हो, सबको नहीं हो सकता। अब कोई कोई तो जिनका काम ही वाहन चलाने का है तो उनके साथ हो, जरूरी थोड़ी है। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। ऐसा है मित्रों, आपको समझ में आया होगा। ज्योतिष से संबंधित या पाठों से संबंधित कोई कमेंट हो, आप ज़रूर लिखिए, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, क्योंकि बहुत पाठ मैं दे चुका हूँ और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, अगर आप सुनते हैं तो कुछ कमेंट कीजिए, कैसा भी हो, यस और नो, जो आपको अच्छा लगे बुरा लगे। उससे क्या है, कम से कम मेरे को ये तसल्ली ज़रूर होगी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई ना कोई देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके मंगल की कामना करते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।